नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा विद्युत अपघटनी सेल और उसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की होती है वो, और उसके अलावा पढ़ा विद्युत अपघटन के नियम जो माइकल फेराडे ने दिए थे, उन्हें फेराडे के नियम भी कहते हैं। फेराडे का प्रथम नियम और फेराडे का द्वितीय नियम। आज की क्लास में हम देखेंगे विद्युत अपघटनी सेल में उत्पाद की गणना किस प्रकार से की जाती है, उत्पाद किस प्रकार से प्राप्त होता है, कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो विद्युत अपघटनी सेल में उत्पाद की गणना। तो सबसे पहले बात करें विद्युत अपघटनी सेल में उत्पाद का मान कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो उसको प्रभावित करने वाला पहला ही कारक है विद्युत अपघटनी सेल में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। नंबर एक है इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, या आप ये कह सकते हो क्रियाशीलता पर। इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर या इलेक्ट्रोडों की क्रियाशीलता पर। इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक तो इलेक्ट्रोड होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब होता है वह इलेक्ट्रोड जो अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। निष्क्रिय इलेक्ट्रोड। निष्क्रिय इलेक्ट्रोड की बात करें तो हम ये कह सकते हैं प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, सोने का इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड है केवल इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान का कार्य करते हैं, अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होता है। ये तो हुए निष्क्रिय इलेक्ट्रोड। दूसरी बात करें सक्रिय इलेक्ट्रोड की, एक्टिव इलेक्ट्रोड। सक्रिय इलेक्ट्रोड। सक्रिय इलेक्ट्रोड उन्हें कहते हैं जो अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। अभिक्रिया में प्रयुक्त होंगे, जैसे हमने ले लिया चांदी का इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड है वो सक्रिय है, उत्पाद में प्रयुक्त होंगे, मीन्स रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, केवल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करते। तो पहला ही कारक है प्रभावित करने वाला उत्पाद की मान को, वो है इलेक्ट्रोड की प्रकृति। अगर निष्क्रिय इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करोगे तो इलेक्ट्रोड होता है, अगर वो निष्क्रिय है तो निष्क्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब होता है केवल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे, सिंक का कार्य करेंगे, अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होंगे, अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। परंतु अगर सक्रिय इलेक्ट्रोड है तो सक्रिय इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रयुक्त होंगे, भाग लेंगे, इलेक्ट्रॉन का तो करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा उत्पाद में भी वो रासायनिक अभिक्रिया में भी वो भाग लेंगे। ये तो हुआ पहला कारक जो है इलेक्ट्रोड की प्रकृति या इलेक्ट्रोड की क्रियाशीलता। दूसरा इसको प्रभावित करने वाला कारक है नंबर 2 पर, वो है विद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति। जो विलयन प्रयुक्त होता है, विद्युत अपघटनी विलयन, विद्युत अपघटनी विलयन की प्रकृति पर। विद्युत अपघटनी विलयन है वो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ भी हो सकता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ भी हो सकता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला इसको प्रभावित करने वाला कारक है ऑक्सीकारक एवं अपचायक। ऑक्सीकारक एवं अपचायक समता पर। ऑक्सीकारक एवं अपचायक समता पर मतलब आप ये कह सकते हो उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव पर। मानक इलेक्ट्रोड विभव पर। ऑक्सीकारक एवं अपचायक या ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया कह दो भले, तो वहां पर अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होगी। उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव, दो तत्व है, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार का है। नंबर 3 पर जो लिखा हुआ है वो है अगर ऑक्सीकरण एनोड पर दो तत्व है या कैथोड पर दो तत्व है, अगर ऑक्सीकरण भी दो तत्वों का हो रहा है और अपचयन भी दो तत्वों का हो रहा है, तो वो तत्व अधिक अभिक्रियाशील होगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक है। तो हम इसको सरल शब्दों में ये कह सकते हैं वह तत्व अधिक अभिक्रियाशील होगा होता है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्च होता है। मानक इलेक्ट्रोड
विभव उच्च होता है, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्च होगा उसकी क्रियाशीलता भी क्या होगी, अधिक होगी। ये इसको प्रभावित करने वाले कारक होंगे। वापस देखना, सबसे पहला कारक है इलेक्ट्रोड की प्रकृति या इलेक्ट्रोड की क्रियाशीलता पर। अगर निष्क्रिय इलेक्ट्रोड हुआ तो अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा। सक्रिय इलेक्ट्रोड हुआ तो अभिक्रिया में प्रयुक्त होगा, इलेक्ट्रॉन का भी आदान प्रदान करेगा, उत्पाद में प्रयुक्त होगा, अभिक्रिया में भाग लेगा। विद्युत अपघटन की प्रकृति पर, या तो प्रबल विद्युत अपघटन होगा या दुर्बल विद्युत अपघटन होगा। प्रबल होगा तो उत्पाद अधिक बनेगा, दुर्बल होगा तो कम बनेगा। फिर है ऑक्सीकारक एवं अपचायक क्षमता पर, या आप कह सकते हो एनोड और कैथोड पर। जो एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। अगर वहां प्रतिस्पर्धा होती है तो उस प्रतिस्पर्धा में वो तत्व अभिक्रियाशील होगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्च होगा। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने लिया गणना के लिए नंबर 1 उदाहरण लिया, गलित NaCl में, गलित NaCl में उत्पाद की गणना, गलित सोडियम क्लोराइड में उत्पाद की गणना किस प्रकार से होती है उसका हम उल्लेख करते हैं। यहां पर सोडियम क्लोराइड है तो उसमें उत्पाद की गणना कैसे होगी। तो आपने ये लिया सोडियम क्लोराइड NaCl। इस NaCl में हमें प्रवाहित करनी है विद्युत धारा। जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो एक तो बन जाएगा Na+ और एक बन जाएगा Cl-। इसके मोलों की संख्या ले ली हमने 2, ये बन गया 2Na+ और ये बन गया 2Cl-। एक ही धनायन है, एक ही प्रकार का ऋणायन है, संख्या 2 भले ही प्रकार एक ही। जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो 2 तरह के इलेक्ट्रोड बनेंगे। इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोड बनेंगे, तो एक तो बनेगा एनोड, एनोड पर अभिक्रिया होगी, और एक इलेक्ट्रोड होगा कैथोड, कैथोड पर भी अभिक्रिया होगी। हम जानते हैं कि एनोड पर जो अभिक्रिया होती है वो होती है ऑक्सीकरण, और कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है वो होती है अपचय। एनोड मतलब प्लस, प्लस पर जाएगा माइनस, क्योंकि विपरीत आयनों के मध्य होता है आकर्षण। 2Cl- है, Cl2 में ऑक्सीकृत हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉनों का कर देंगे उत्सर्जन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कैथोड पर सोडियम आयन इन इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण कर लेता है, और 2 इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करके सोडियम धातु के रूप में हो जाता है अपचयित। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गलित NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो एनोड पर क्लोरीन गैस का निक्षेपण होगा और कैथोड पर सोडियम धातु का निक्षेपण होगा। कैथोड पर किसका निक्षेपण होगा, सोडियम धातु का निक्षेपण होगा। अगर इनको जोड़ दोगे तो वो आपकी प्राप्त हो जाएगी पूर्ण सेल अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया। अब इस पूर्ण सेल अभिक्रिया में क्या बन जाएगा कि 2Na+ प्लस 2Cl- एनोड पर क्लोरीन जमा हो जाएगी और कैथोड पर सोडियम धातु का निक्षेपण हो जाएगा। ये गलित NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें 2 उत्पाद प्राप्त होंगे दोनों इलेक्ट्रोडों पर। अगर हम गलित NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करके दूसरा एग्जाम्पल लें नंबर 2 पर, जलीय NaCl में उत्पाद की गणना, जलीय NaCl में उत्पाद की गणना। पहले तो केवल गलित लिया, लिक्विड अवस्था में नमक है उसका विलयन है, उसमें उत्पाद की गणना की। अब नमक को जल के अंदर घोला फिर उसमें उत्पाद की गणना करते हैं। तो नमक का जलीय विलयन मींस कहने का मतलब ये हुआ कि NaCl को किसके अंदर घोला गया है, जल के अंदर घोला गया है। फिर उसमें क्या प्रवाहित की गई है, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो NaCl में तो बन जाएगा Na+, जैसे इसके मोलों की संख्या ले ली 2 और इसके भी मोलों की संख्या ले ली 2, तो 2Na+ प्लस 2Cl-, फिर जल में 2H+ और 2OH-। टोटल 4 प्रकार के आयन बनेंगे, Na+ और H+ बनेगा, Cl- और OH- आयन बनेगा। 2 तरह के इलेक्ट्रोड है। कौन कौन से इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, कैथोड। अब इन दोनों पर 2 आयन बन गए, दोनों एक साथ
अवक्षेपित नहीं हो सकते, दोनों एक ही इलेक्ट्रोड पर जमा नहीं हो सकते हैं। वही पदार्थ निक्षेपित, वही तत्व अधिक अभिक्रियाशील होगा या वही तत्व निक्षेपित होगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, उच्च होगा। तो देखो यहाँ प्रतिस्पर्धा होगी। एनोड पर हम देखते हैं तो अभिक्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीकरण। एनोड का मतलब प्लस, प्लस पर कौन कौन सा जाएगा, एक तो जाएगा 2Cl माइनस और एक जाएगा 2OH माइनस। इनकी अगर हम अभिक्रिया लिखेंगे तो ये अभिक्रिया बनेगी, ये Cl2 में बदल जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का कर देगा उत्सर्जन। ये क्या बनाएगा कि ये एक तो बना लेगा जल का अणु, एक ऑक्सीजन गैस का निक्षेपण कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉनों का कर देगा उत्सर्जन। फिर कैथोड पर बात करें तो कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी होती है, अपचयन। अपचयन अभिक्रिया में देखोगे तो अपचयन के लिए भी दो है, एक तो 2Na प्लस और एक है 2H प्लस। 2Na प्लस और 2H प्लस दोनों ही दो दो इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करेंगे, ये सोडियम धातु के रूप में निक्षेपित होगा, अपचयित होगा, और ये हाइड्रोजन गैस के रूप में अपचयित होगा। ये अभिक्रिया होगी। अब इन दोनों के मध्य एनोड पर प्रतिस्पर्धा होगी और इन दोनों में कैथोड पर प्रतिस्पर्धा होगी, और उस प्रतिस्पर्धा में उसी तत्व का निक्षेपण हो सकता है या उसी तत्व का निक्षेपण होता है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्च होता है। अब बात करें इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव की, तो क्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो धनात्मक होता है, 1.36 वोल्ट होता है। तो क्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव है उच्च है, हाइड्रोक्साइड आयन का मानक इलेक्ट्रोड विभव निम्न है। तो मैं ये कह दूं इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, उच्च है, और OH माइनस का मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो क्या है, निम्न है। तो इन दोनों में से अभिक्रिया कौन सा करेगा, निक्षेपित कौन सा होगा, एनोड पर कौन से पदार्थ का निक्षेपण होगा, क्लोरीन। फिर बात करें सोडियम और हाइड्रोजन की। सोडियम का मान इलेक्ट्रोड विभव माइनस में होता है, माइनस का 2.71 वोल्ट, और हाइड्रोजन का होता है 0। माइनस में 0 मतलब 0 ज्यादा है, माइनस वाला कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो तो क्या है, निम्न, माइनस में, और हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो क्या है, उच्च। क्यों, क्योंकि वो किस में है, प्लस में। ये इन अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ऊपर वाली अभिक्रिया में मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा किसका है, क्लोरीन का। नीचे वाली अभिक्रिया में मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा किसका, हाइड्रोजन का। इसका मतलब एनोड पर कौन सी गैस जमा होगी, क्लोरीन, और कैथोड पर कौन सी गैस जमा होगी, हाइड्रोजन। जबकि NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर सोडियम धातु निक्षेपित होता है। उसका जलीय विलयन लेते ही Na प्लस और H प्लस में प्रतिस्पर्धा होगी और उसमें आगे कौन बढ़ेगा, निक्षेपित होने का कार्य कौन करेगा, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्च होगा। ये हुई विद्युत अपघटनी सेल में उत्पाद की गणना। एक बार हम दोबारा देखते हैं, इसको देखें। विद्युत अपघटनी सेल में उत्पाद की गणना। विद्युत अपघटनी सेल में उत्पाद का मान कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला कारक है विद्युत अपघटनी सेल में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। अगर इलेक्ट्रोड निष्क्रिय है, केवल इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान करने का कार्य करता है, तो वो अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होगा। जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, ग्रेफाइट है, ये निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होता है, ये अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होते हैं, उत्पाद के मान में कोई परिवर्तन नहीं करते। परंतु अगर इनके अलावा कोई धात्विक इलेक्ट्रोड लेते हो जो अधिक क्रियाशील होता है, इन सक्रिय इलेक्ट्रोड होता है, वो सक्रिय इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा बट उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेगा, उत्पाद के निर्माण में भी प्रयुक्त होगा। नंबर 2 पर विद्युत अपघटय पदार्थ की प्रकृति पर। आप विद्युत अपघटनी सेल में जो विद्युत अपघटय लेते हो, अगर दुर्बल विद्युत अपघटय है तो उत्पाद कम मात्रा में प्राप्त होगा, और प्रबल विद्युत अपघटय है जो पूर्णतः आयनों में वियोजित होता है, उसमें उत्पाद की मान है या उत्पाद की संख्या वो अधिक प्राप्त होगी। नंबर 3, जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो होता है एनोड और एक होता है कैथोड। मींस एक पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, एक पर अपचयन अभिक्रिया होती है। आप ये कह सकते हो एक ऑक्सीकारक पदार्थ होगा और एक अपचायक पदार्थ होगा। तो एनोड और कैथोड पर उसी तत्व का निक्षेपण होगा, वही तत्व प्रतिस्पर्धा में भाग में जीतेगा, वही निक्षेपित होगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्च होगा। तो हम ये कह सकते हैं वह तत्व अधिक अभिक्रियाशील होता है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्च होता है। अगर दो तत्वों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी किसी इलेक्ट्रोड पर, तो उस इलेक्ट्रोड में वो तत्व जीतेगा या उस तत्व का निक्षेपण होगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्च है,
जो हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखेंगे। अब दो उदाहरण लिए, दोनों ही बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछे जाते। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है NaCl, गलित NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड या कैथोड पर कौन से पदार्थ का निक्षेपण होता है। दूसरा प्रश्न बनता है जलीय NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर या एनोड पर कौन से पदार्थ का निक्षेपण होता है। या फिर पूरा 2 नंबर का सवाल पूछ लें तो पूरी अभिक्रिया के साथ आप उसका उल्लेख करना है। जैसे हमने पहला उदाहरण लिया, गलित NaCl में उत्पाद की गणना। गलित NaCl मतलब NaCl है, विद्युत धारा प्रवाहित की, एक तो बनेगा प्लस और एक बनेगा माइनस, एक Na प्लस और एक Cl माइनस, प्रबल विद्युत अपघटन पदार्थ है, आयन बन गए। एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, एनोड का मतलब प्लस, प्लस पर जाएगा माइनस, ये 2Cl माइनस Cl2 में ऑक्सीकृत हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का कर देगा उत्सर्जन। कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होगी, सोडियम आयन 2 इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करके सोडियम धातु के रूप में हो जाएगा अपचित। क्योंकि एक एक प्रकार के ही, प्लस का भी एक आयन ही है और माइनस का भी एक ही प्रकार का आयन है, संख्या भले ही दो प्रकार एक ही है, पहला भी सोडियम का दूसरा भी सोडियम का, और क्लोराइड है तो 2 क्लोराइड है, मतलब क्लोराइड ही है। इन दोनों में 2 ही प्रकार के आयन हुए, एनोड पर भी एक है, कैथोड पर भी एक है। तो एनोड पर तो क्लोरीन गैस निक्षेपित होगी, कैथोड पर सोडियम धातु का निक्षेपण होगा। हमने इसको परिवर्तित कर दिया और जलीय NaCl ले लिया। जलीय NaCl लेते ही इसका मतलब क्या हो गया, नमक को किसके अंदर घोल दिया, जल में। तो नमक के तो 2 आयन बनेंगे, Na प्लस और Cl माइनस, और जल के भी 2 आयन बनेंगे, एक बनेगा H प्लस और एक बनेगा OH माइनस। तो माइनस के भी 2 आयन बन गए और प्लस के भी 2 आयन बन गए। माइनस का मतलब एनोड पर प्रतिस्पर्धा होगी, वो होगी क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन के मध्य, और कैथोड पर प्रतिस्पर्धा होगी, वो होगी सोडियम और हाइड्रोजन आयन के मध्य। अब इन आयनों में से वो आयन निक्षेपित होगा, उस आयन का अवक्षेपण होगा जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव उच्च है। इन दोनों में तुलना करते हैं तो क्लोराइड का ज्यादा है, इन दोनों में तुलना करते हैं तो हाइड्रोजन का ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन का 0 है, सोडियम का माइनस में। इसका देखेंगे तो इसका प्लस का 1.36 वोल्ट होता है, जो अधिक है हाइड्रोक्साइड आयन की तुलना में। तो एनोड पर तो कौन से पदार्थ का निक्षेपण होगा, क्लोरीन गैस जमा होगी, और कैथोड पर कौन से पदार्थ का निक्षेपण होगा, हाइड्रोजन गैस का निक्षेपण होगा। ये होती है विद्युत अपघटनी शेल में उत्पाद की गणना। अब हम इस पर 1-2 प्रश्न करते हैं नंबरिंग। हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटनी शेल, जिसमें विद्युत अपघटनी शेल, उसकी कार्य प्रणाली, विद्युत अपघटन के नियम और उत्पाद की गणना हमने देखी। अब इससे संबंधित नंबरिकल सवाल, अंकित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, कैसे, तो उनके लिए कुछ प्रश्नों का उल्लेख यहाँ बोर्ड पर है। ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। जैसे हम पहले प्रश्न की बात करें, क्या प्रश्न कह रहा है, गलित कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम प्राप्त करने हेतु या कैथोड पर कैल्शियम प्राप्त करने हेतु आवश्यक आवेश की गणना करो। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम सरल कैसे करेंगे, कौन सा विलयन है, CaCl2। हमें इसमें क्या प्रवाहित करनी है, विद्युत धारा। अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक तो बनेगा कैल्शियम आयन और एक बनेगा क्लोराइड। हमें क्लोराइड का उल्लेख नहीं करना है, कौन से आयन का करना है, कैल्शियम का। तो कैल्शियम का मतलब प्लस, ये कौन से इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया करेगा, कैथोड पर। कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। क्या हो जाएगा इसमें, Ca+2 2 इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करके कैल्शियम धातु के रूप में हो जाएगा अपचयन। अब हम जानते हैं कि कैल्शियम का द्रव्यमान है वो कितना ग्राम होता है, 40 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है, 40 ग्राम। 40 ग्राम कैल्शियम को प्राप्त करने हेतु कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है, 2 फैराडे। तो यही कह रहा है, गलित कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम प्राप्त करने हेतु जो कैल्शियम प्राप्त कर रहा है उसके लिए आवश्यक आवेश की गणना कितनी होगी, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने फैराडे आवेश, 2 फैराडे आवेश। तो हमने ये लिख दिया, कैल्शियम हेतु आवश्यक आवेश, कैल्शियम हेतु इस अभिक्रिया में कैल्शियम हेतु आवश्यक आवेश कितना हो जाएगा, 2 फैराडे हो जाएगा। कितना फैराडे आवेश हो जाएगा, 2 फैराडे हो जाएगा। ओके, 1 नंबर का प्रश्न या ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न आता है। गलित मैग्नीशियम क्लोराइड से, अब यहाँ पर पर्टिकुलर दे रहा है मैग्नीशियम को कितना ग्राम प्राप्त करना है, केवल 6 ग्राम प्राप्त करना है, उसके लिए आवेश कितना होगा। तो वही अभिक्रिया, सबसे पहले तो
किसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है? मैग्नीशियम क्लोराइड में। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो कितने आयन बनेंगे? 2। एक तो बन जाएगा Mg+2, एक बन जाएगा 2Cl-। फिर हमें बात करनी है कैथोड पर। कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है, जिसमें क्या होगा? मैग्नीशियम आयन 2 इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करके मैग्नीशियम धातु के रूप में हो जाएगा अपचयित। अब ये जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना होता है? 24 ग्राम। 24 ग्राम है तो कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है? 2 फैराडे। हमें कितने का चाहिए? 6 का। तो हमने यहां पर लिख दिया ये 24 ग्राम मैग्नीशियम हेतु आवेश। कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है? 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है। 24 का है तो आप 1 का प्राप्त कर लो पहले। 1 ग्राम मैग्नीशियम हेतु आवश्यक आवेश कितना हो जाएगा? 2 फैराडे अपॉन 24। हमें कितना ग्राम मैग्नीशियम प्राप्त करना है? 6 ग्राम। तो हमने ये लिख दिया 6 ग्राम मैग्नीशियम हेतु आवेश कितना हो जाएगा? 2 फैराडे अपॉन 24 इंटू 6। अब इसको सरल कर लो। अगर सरल करोगे तो इस 6 का 6 चौक 24, 4 बार गया। इसमें कितनी बार गया? 2 बार गया। मीन्स कितना आ गया? F/2। F/2 मीन्स आधे फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। 1/2 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। 6 ग्राम कैल्शियम है तो आवश्यक आवेश कितना हो गया? F/2 मीन्स फैराडे का आधा मान है। उतना ही आवेश प्रवाहित करोगे 6 ग्राम मैग्नीशियम प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, गलित एल्यूमिनियम क्लोराइड में 6 फैराडे आवेश प्रवाहित करने है पर एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। कितना एल्यूमिनियम प्राप्त होगा? तो सेम यही कंडीशन है। किसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो? एल्यूमिनियम क्लोराइड में। विद्युत धारा प्रवाहित की क्या बन गया? Al+3 प्लस 3Cl-। हमें कौन से इलेक्ट्रोड पर बात करनी है? कैथोड पर। ये लिख दिया। कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। Al+3 3 इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करके एल्यूमिनियम धातु के रूप में हो जाएगा अपचयित। अब 3 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 फैराडे प्रवाहित करते हैं तो एल्यूमिनियम कितना प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम का मोलर द्रव्यमान होता है 27। तो आपने ये लिख दिया 3 फैराडे आवेश पर प्राप्त एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? 27 ग्राम। 3 फैराडे पर 27 प्राप्त होता है तो हमें कितने फैराडे आवेश की विद्युत धारा प्रवाहित करनी है? 6 फैराडे की। तो उससे दुगुना हो जाएगा। 3 में कितना प्राप्त होता है? 27। तो 6 में कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 में कर लो पहले तो 27/3 और 6 में कितना हो जाएगा? 27/3 इंटू 6। आप इसको ऐसे कर सकते हो, 6 फैराडे में कितना चाहिएगा? 27 इंटू 6/3। इसका इसमें भाग दिया कितना हो गया? 2। इसको इससे गुणा कर लिया कितना हो गया? 54 ग्राम। कितना ग्राम प्राप्त हो जाएगा? 54। डबल हो गया। 3 से 6 हो गया। 3 में 27 है तो 6 में कितना हो जाएगा? 54 ग्राम। ये रहा। कॉपर सल्फेट के विलयन में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा 2 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले ये दे रखी है क्या? विद्युत धारा I का मान दे रखा कितना है? 5 एम्पीयर। दूसरा क्या दे रखा है? समय कितना दे रखा है? 2 मिनट। हम जानते हैं Q बराबर आवेश बराबर Q बराबर क्या होता है? IT। I का मान कितना है? 5। T का मान कितना है? 2। सेकंड के लिए गुणा किससे कर लोगे? 60 से। 10 कितना हो गया? 600। कितना हो गया? 600 कूलम आवेश हो गया। अब हमें कौन सा यौगिक दे रखा? कॉपर सल्फेट CuSO4। आपने क्या प्रवाहित की? विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो एक तो बन जाएगा क्यूप्रिक आयन और एक बन जाएगा सल्फेट आयन। हमें किस पर बात करनी है? कैथोड पर। कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है, जिसमें कॉपर आयन
2 इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करता है, कॉपर धातु के रूप में हो जाता है अपचय। तो देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फेराडे, 2 फेराडे प्रोवाइड करते हो तो कॉपर प्राप्त होता है 63.5। कॉपर का द्रव्यमान होता है कितना होता है 63.5। तो आपने ये लिख दिया 2 फेराडे आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त कॉपर, कितना कॉपर प्राप्त हो जाएगा 63.5। 1 फेराडे आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त कॉपर कितना हो जाएगा 63.5 बटा 2 फेराडे। कितने कूलाम की विद्युत धारा 600 कूलाम, तो ये लिख दिया 600 कूलाम आवेश की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त 63.5 इंटू 600 अपॉन 2 फेराडे के लिए कितना मान होता है 96,500। इसको सरल करोगे तो ये आ जाएगा किसका द्रव्यमान, कॉपर का द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान कितना होगा 79 ग्राम कॉपर। लगभग कितना प्राप्त होगा 0.79 ग्राम कॉपर प्राप्त होगा। ये इस प्रकार के प्रश्न विद्युत अपघटनी सेल या फेराडे के नियम पर नंबरिकल सवाल पूछे जाते हैं। वापस देखना ना, सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। पहला प्रश्न पूछ लिया गलित कैल्शियम क्लोराइड या कोई दूसरा और देते हैं उससे पूछ ले कि कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, तो आप कैल्शियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो Ca+ आयन। कैथोड पर जो अभिक्रिया होगी हमने अभिक्रिया लिख दी। यहाँ पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन है 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और हमने 1 फेराडे को परिभाषित किया, 1 फेराडे बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना फेराडे आवेश 2 फेराडे आवेश। तो कैल्शियम प्राप्त करने है तो आवश्यक आवेश कितना हो गया 2 फेराडे। सेम यही प्रश्न है, बट इसमें कैल्शियम का द्रव्यमान नहीं दे रखा था, यहाँ मैग्नीशियम का द्रव्यमान दे दिया। कितना दे दिया 6। तो आपने ये ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो एक तो बन जाएगा मैग्नीशियम आयन और एक बन जाएगा क्लोराइड आयन। ये दोनों आयन बन गए। मैग्नीशियम के लिए कितने फेराडे आवेश की आवश्यकता होती है 2 फेराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मींस 2 फेराडे। 2 फेराडे प्रवाहित करते हो तो कितना ग्राम प्राप्त होता है 24। तो 24 के लिए कितना आवेश चाहिए 2। 1 के लिए कितना चाहिएगा 2 फेराडे बटा 24, कितना ग्राम प्राप्त करना है 6 ग्राम। तो 2 फेराडे बटा 24 इंटू 6 सरल करोगे तो आधा फेराडे आवेश की आवश्यकता होगी। फिर एक गलित एल्यूमिनियम क्लोराइड में 2 फेराडे आवेश दे दिया और एल्यूमिनियम का द्रव्यमान पूछ लिया, तो 3 फेराडे आवेश प्रवाहित करते हो तो एल्यूमिनियम कितना प्राप्त होता 27। तो 3 का दुगुना कर दिया 6, तो 3 में अगर 27 प्राप्त होता है 6 में कितना हो जाएगा कि 6 में 54 प्राप्त हो जाएगा, दुगुना हो गया। कॉपर सल्फेट के विलयन में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा 2 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। तो पहले तो हम आवेश की गणना कर लेंगे, फिर आवेश से कॉपर के द्रव्यमान की गणना कर लेंगे। ये सरल होगा। कॉपर सल्फेट में क्या दे रखा है आई का मान दे रखा है, टी का मान दे रखा, आवेश ज्ञात करोगे तो हमने आते हैं क्यू बराबर होता है आई टी। आई और टी को सरल किया थी, आवेश आ गया। कितने आवेश की विद्युत धारा प्रवाहित करता है 600 कूलम आवेश की विद्युत धारा। हमने इसको सरल किया, कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित की Cu+2 कैथोड पर हमें कॉपर का द्रव्यमान की गणना करनी है। कैथोड पर क्यूप्रिक आयन 2 इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करके कॉपर धातु के रूप में होता है अपचय। तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन मींस 2 फेराडे आवेश। 2 फेराडे से कॉपर कितना प्राप्त हुआ 63.5। 1 से कितना हो जाएगा 63.5 बटा 2 फेराडे। 600 कूलम पर कितना हो जाएगा तो 63.5 बटा 2 फेराडे, क्योंकि ये कूलम में इसको भी कूलम में बदल दिया। किससे गुना कर लिया 96,500 से। 2 इंटू 96,500 ऊपर की तरफ किससे गुणा कर लोगे 600 से। सरल करोगे तो लगभग मान कितना आ जाएगा 0.79 ग्राम कॉपर प्राप्त होगा। कितने फेराडे आवेश की या कितने कूलम आवेश की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 600 कूलम आवेश की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। यह हुआ विद्युत अपघटनी सेल में उत्पाद की गणना कैसे करते हैं वो, और इस पर नंबरिकल सवाल। अगली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ये जानकारी ठीक लगी, समझ में आई, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।